अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आप सबको गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। मुझे कहते हैं सुहा अफजल और मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अब्दुल रऊफ साहब तो मौजूद हैं और हरमीत साहब भी मौजूद हैं। हमारे सारे इस्लामाबाद में हमेशा की तरह होते हैं हरमीत फ्राइडे। की तरफ चलते हैं। हरमीत, आज का दिन एक लिहाज से ज़रा एक हमारे चैनल के लिहाज से देखा जाए तो ज़रा एक गम का दिन है। उसकी वजह यह है कि हम पहली बात करने जा रहे हैं फ़ुआद खुर्शीद की। फ़ुआद खुर्शीद साहब जो डायरेक्टर न्यूज़ थे, पब्लिक न्यूज़ के, बहुत ही मरंजा मरज शख्सियत थे। इनकसारी उनके अंदर कूट कूट के भरी थी, बड़ी मोहब्बत वाले। और जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया गुड मॉर्निंग पब्लिक, ये उनका आइडिया था। बुनियादी तौर पे उनके कहने के ऊपर हमने शुरू किया, उनसे मुलाकातें नहीं। अफसोस ये कि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ है उस वक्त वो इनसाइट भी करते थे, इनसाइट विद फ़ुआद खुर्शीद। चंद ही दिनों बाद वो बीमार हो गए और फिर वो इस्लामाबाद चले गए। 2 बरस उन्होंने बहुत ही, मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल के साथ गुजारे हैं, अलालत में गुजारे हैं। हरमीत ने सबसे ज़्यादा टाइम गुजारा है फ़ुआद खुर्शीद के साथ। इस्लामाबाद में हरमीत यकीनन ऐसा दिन है जब हम सब गमगीन हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, वाकई में ये हफ्ता हम सहाफ़ियों के लिए वैसे भी से हफ्ता था। और जब कल ये ख़बर, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी और मैं हॉस्पिटल में था और मुझे जब पता चला तो मैं उनकी जनाजे में भी शिरकत नहीं कर पाया। लेकिन फ़ुआद खुर्शीद साहब के साथ मेरा एक बहुत ज़्यादा वक्त ये गुजरा है कि जब 2017 में एज ए इंटर्नी रिपोर्टर में आया और उसके बाद उन्होंने जो कुछ मुझे सिखाया, हम तकरीबन 200 में से 10 ऐसे लोग थे जिनकी सिलेक्शन हुई थी। जब पब्लिक न्यूज़ आ रहा था तब ATV भी, फ़ुआद खुर्शीद साहब ATV को संभाल रहे थे। तो मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने उनको जब देखा तो मुझे उनकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्ट की, क्योंकि उनका धीमा लहजा, बड़ा खूबसूरत इंसान और गुफ्तगू करने का जो सलीका मैंने उनको देखा है, जिस तरह वो बात करते थे, जिस धीमे लहजे में बात करते थे। तो हम रोज़ाना हमारी क्लास होती थी, क्लास लगती थी और क्लास को टीच किया करते थे कि कैसे आपने सहाफ़त करनी है, कैसे आपने यहाँ तक अपना जो टारगेट कैसे रखना है। ये सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी। और मैं जब भी रऊफ साहब, मुझ पे जब भी मुश्किल वक्त आया या कोई तकलीफ़ ऐसी आई तो मुझे डटकर उसने हमारा साथ दिया था। और जब भी मेरी मुलाकात होती तो मैं अक्सर, वो मुझे कहा करते थे कि तू मेरा शेर है, शेर, पब्लिक न्यूज़ का शेर है। तो इस किस्म की बातें आज भी, मैं जब ऑफिस में इन हुआ और उनकी ऑफिस जो इधर ही उनका ऑफिस है तो उसकी तरफ मेरी नज़रें गईं और वो जिस तरह आते थे और सुबह सुबह अखबारें, वो भी एक नहीं 2-3 अखबारें वो उठा के लेके जाते थे। तो वो सारी चीज़ें, और मुझे सबसे मुश्किल ये होता था कि अक्सर वो मुझे कहा करते थे कि हरमीत आप मेरे शो में मेरे साथ बैठ जाया करें। तो मैंने कहा सर, मेरे लिए इसलिए मुश्किल होता है कि मैंने सारी चीज़ें आपसे सीखी हैं और बोलना भी आप ही ने मुझे सिखाया है। तो मेरे लिए इतना मुश्किल होता है कि मैं जब आपके साथ बैठ जाता हूँ, पता नहीं मैं बोल नहीं पाता हूँ और बड़े मुश्किल से उनके शोज़ वगैरह में मैं बैठा हूँ। यकीनन आप समेत बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा। सर, मैंने बज़ाहिर काम तो नहीं किया उनके साथ, लेकिन मैंने जो सुना और किसी बंदे की गैर मौजूदगी में आप उसकी इस तरह से उसको बयान करते कि उनका धीमा लहजा, जैसे आप कह रहे हैं, और ऐसी नफीस शख्सियत के मालिक थे और हमेशा शाइस्तगी से बोलते थे। जब मैंने कल इनकी वफ़ात की खबर सुनी और जितने भी सर मीडिया चैनल्स के तमाम कुलीग्स हैं, सब ने जो इनके बारे में स्टेटस लगाया, जो कैप्शंस लिखे थे, उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि इंतहाई नफीस शख्सियत जो कि शाइस्तगी से, धीमे लहजे से बोलती थी, जो कि इनकी पर्सनालिटी का यौन रहा था। मैं इनसे पहली मेरी मुलाकात हुई है जियो में, जिस वक्त ये तेज़ी मंदी प्रोग्राम के एंकर के तौर पे आए थे। और बहुत कम लोगों को शायद ये इल्म होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। IBA कराची, जो पाकिस्तान के बड़े तरीन इंस्टीट्यूट में शुमार होता है, वहाँ से ग्रेजुएट थे। फिर शिवनिंग स्कॉलर भी थे, इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, वहाँ से इन्होंने सहाफ़त में आला तालीम हासिल की। तो जितने भी लोग कम से कम जियो के ज़माने से इनके साथ थे, जो उनको जानते थे, वो सब इजहार अफसोस कर रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं इनकी फैमिली के साथ। और शिवनिंग के भी स्कॉलर जो हैं उनकी भी बड़े तादाद में मेरे जो पैगामात आ रहे थे, सोशल मीडिया भरा हुआ था। तो बड़ा ही मतलब अफसोस है। अनफॉर्चुनेटली बेचारे जो है वो कोरोना का शिकार हुए थे और जिसमें इनका लिवर डैमेज हो गया और वो नहीं रिकवर कर पाए। फिर मतलब वो उसके बाद ये अलालत का ही शिकार रहे हैं। और जैसे हरमीत कह रहे हैं कि धीमे लहजे में ही सबको, कभी किसी को
डांट डपट मैंने नहीं करते देखा। प्यार से सब सिखाया, मुझे हमेशा याद है प्यार कि से सिखाया। कोरोना जब नया नया आया था तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे फौद खुर्शीद सब, हमेशा जो है मास्क इस्तेमाल करना। मुझे याद है आज भी वो दिन कि हमारे ऑफिस में ही एक जिम है तो हम उधर ही एक साथ जिम किया करते थे। तो मैंने उनको बड़ा मोटिवेट किया कि नहीं सर आपने जिम करना है, बड़े हैंडसम हैं और अगर आप अपने आप को मेंटेन करेंगे तो भी और अच्छे लगेंगे। ज़बरदस्ती मैं उनको लेके की और हमने तकरीबन 1 महीने तक जिम की। और उसके बाद जब कोरोना आया तो बड़े एहतियात से उन्होंने फिर जिम भी छोड़ दिया। फिर कहा नहीं हरमीत बड़ा ख्याल रखना है आपने भी और मैंने भी, लेकिन होनी वही थी जो लिखा था सब कुछ। और उसी कोरोना का वो शिकार हुए और बड़ी तवील अलाद के बाद मैं समझता हूँ जिस तकलीफ में वो गुजरे, क्योंकि रोज़ाना नहीं, जब वो 2-3-4 महीने पहले की बात है कि वो रेगुलर ऑफिस आया करते थे, क्योंकि हमेशा हम जब उनके साथ बैठते थे वो ये बात करते थे कि बड़ा मुश्किल होता है घर में बैठना मेरे लिए, तो इसलिए मैं ऑफिस आके कुछ टाइम मेरा गुजर जाता है। लेकिन उसके बाद 3-4 महीने के बाद फिर फौद खुर्शीद साहब के साथ बात तो होती थी मैसेजेस पे, वॉइस मैसेज उनके अभी मेरे पास पड़े, लेकिन मुश्किल होता था उनसे मिलना, मुलाकात करना या बात करना टेलीफोन पे। लेकिन हम आज जो है उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और यकीनन हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात हरमीत ये है कि उनकी फैमिली के लिए एक मुश्किल तरीन वक्त है, उनके कोलीग्स के लिए। तो इसाले सवाब के लिए आप सबसे भी इल्तिजा है कि जो लोग भी हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं वो फातिहा ज़रूर पढ़ें। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके ख़ानदान को, फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। हमारी बहुत सारी दुआएं। आमीन। अगली खबर जो हमने चलना है वो भी अफसोसनाक ही है एक लिहाज से देखा जाए तो, और वो ये है कि कल पाकिस्तान बुरे तरीके से हार गया फिर जिम्बाब्वे से। और भी कोई टीम नहीं, तारीख बना दी एक तरह से। आज तक जिम्बाब्वे से कभी नहीं हारे हुए थे, अब उनसे भी हार गए। और बहुत ही आसान टारगेट था, 130 रन का टारगेट था जो पाकिस्तान ने करने से, लेकिन बैटिंग फेलियर हुआ फिर से और कलेप्स कर गई सारी टीम सिवाय शान मसूद के। लेकिन बड़ी बुरी परफॉर्मेंस थी। बाबर आजम जिद पे अटके हुए। सब मायूसी तो होती है। मैंने सुबह सुबह जब ये खबर देखी और पढ़ी तो बड़ा अफसोस हुआ कि देखें कि जिम्बाब्वे से भी हार गए। हाँ। और आगे बड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है कि सेमीफाइनल में जिस तरह सोहा कह रही है कि सेमीफाइनल में पहुंचना भी इंतहाई मुश्किल लग रहा है। यकीन माने कि पिछले साल जब T20 का था वर्ल्ड कप तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी तरीके से हम जा रहे थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं जिस तरह फरमा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका और इंडिया, अभी भी मैं इंडिया के वो रिपीट पे चल रहा था तो बड़े ज़बरदस्त किस्म से उनकी बैटिंग लाइन, फिर आप देखें बॉलिंग लाइन भी बड़ी मजबूत नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम मार खा रहे हैं, तो बैटिंग लाइन में हमारी उस तरह मजबूत नहीं है और ना उसको उस पर उस तरह काम हो रहा है। ये बार हाँ हम ये कहते हैं कि कभी बड़े फार्म में आके बड़े अच्छे रन बनाए दिए जाते हैं और उसके बाद फिर फार्म फिर टूट जाता है। तो ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई ऐसा लग रहा है कि टीम ने हमें भी मायूस की है और कारकर्दगी जो है वाकई वो बड़ी मायूस कौन है। समझ में नहीं आता कि हमारे बैटिंग कोचेस क्या कर रहे हैं। एक तो मोहम्मद यूसुफ वहाँ पे मौजूद हैं, मुसलसल टीम के साथ हैं, वो बैटिंग में क्या सकलैन मौजूद हैं, वो क्या सिखा रहे हैं। और मेंटोर की हैसियत से इस वक्त एक ऑस्ट्रेलियन मेरे ख्याल में क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया हूँ, तो वो हमारे टीम के लिए ख़ास तौर पे उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। उसके बावजूद टीम परफॉर्म नहीं कर रही। हैदर अली 1-2 बॉल के प्लेयर बन के रह गए हैं और मतलब यह है कि उनको मुसलसल मौका दिया जा रहा है, मुसलसल फेल हो रहे हैं। मुझे सलमान बट अगरचे वो टेंटेड हैं, उनको सज़ा मिली थी 5 बरस की नाअहली की, अभी भी वो टीम में अब नहीं है, लेकिन वो कहा करते थे कि जब कमेंटेटर के तौर पे पब्लिक पे भी उनके साथ हमारी बात हुई है 1-2 दफ़ा, और वो कहा करते थे कि आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बाकी स्पोर्ट्स की तरह क्रिकेट में भी आपको टैलेंट नज़र नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो बहुत बुरा है। तो वही बात हो रही है कि हम देख रहे हैं कि अगर आप आसिफ अली को तब्दील करते हैं या आप कोई भी प्लेयर जो मतलब उनकी जगह लाने की कोशिश करते हैं तो आपके पास मुतबादल ही कोई नहीं है। आप मुसलसल आसिफ हो जाए या कोई भी और प्लेयर हो जाए, खुशदिल हो जाए, सारे के सारे पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं। और अब तो कप्तान और रिजवान भी उस सफ़ में शामिल हो गए हैं कि जिनसे रन्स नहीं हो रहा है। एक तो बात ये होती है कि रन्स करना, दूसरे तेज़ी से रन्स करना, दोनों चीज़ें नहीं हो रही। जब हम बाकी टीमों के ओपनिंग पेयर को देख रहे हैं
हमारे यहाँ यही बस हम बहुत तो सुनते थे कि जी आसिफ आएगा, छक्के मारेगा और आखिर में मैच जितवा देगा, या बाबर आजम और रिजवान जो है शुरू में वो टारगेट जो है उसको इतना इजी कर देंगे, 100 रन की पार्टनरशिप करेंगे, दुनिया की बेहतरीन जोड़ी ओपनिंग पेयर की। सर पूरी टीम की जो रिलाई करती है वो 2-3 बंदों पे करती है, और हमें लगता है कि ये अनप्रिडिक्टेबल मैच, ऑब्वियसली क्रिकेट को कहते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल गेम है, लेकिन इस अनप्रिडिक्टेबल गेम में हम रिलाई करते हैं 1 से 2 बंदों पे, या रिस्क पे जीतते हैं या तुक्के पे जीतते हैं। परफॉर्मेंस की अगर टेक्निकलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि बाबर आजम बस जिद है, अगर वो नहीं है, ऑफ फॉर्म है, 1 सीरीज़ 2 सीरीज़ 1 महीना 2 महीना पिछले मुसलसल कई अरसे से वो ऑफ फॉर्म अगर आ रहे हैं, तो अगर आप नहीं करेंगे ओपनिंग तो क्या हो जाएगा? हाँ, मैं तो कहता हूँ कि मतलब अगर आप मुश्किल आपको पड़ी हुई है तो आप शान मसूद थोड़ा सा फॉर्म में है, वो ओपनिंग के तौर पे खेलता है, ओपनर के तौर पे आप उसको ऊपर लेके आएँ, खुद 1 डाउन आ जाएँ और थोड़ा सा ज़रा टाइम लें अपने आप को एडजस्ट करने का। अब कल ये हुआ कि पहले 2 ओवर्स में पाकिस्तान ने शायद 3 रन बनाए थे, बहुत ही स्लो स्टार्ट किया था। सूरत हाल हो गई है कि 2 मैच हार गए हैं, तो जाहिर है कि मतलब पाकिस्तान ने पॉइंट्स अपने लूज़ कर दिए हैं। अब सारे मैच जीते, बहुत बड़े रन रेट से हारे, अब वो फिर जैसे हमेशा होता ना हमारा अगर मगर का वो शुरू हो गया कि इंडिया भी साउथ अफ्रीका को हराए, कोई और टीम भी साउथ अफ्रीका को हराए, फिर पाकिस्तान का रन रेट साउथ अफ्रीका से अच्छा हो तो हम टॉप 4 में आते हैं। अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी तो ही जाकर कुछ चीजें बेहतर हो सकती है, वरना बज़ाहिर देखने में तुक्का है ना, उम्मीद तुक्का बिल्कुल। चलो जी हम अपने रन डाउन की तरफ चलते हैं। बहुत अफसोस है, अफसोस की बातें हमने काफ़ी ज़्यादा कर ली, और क्रिकेट टीम को फिर भी बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक अब खेल ले, थोड़ा फॉर्म में आ जाएं। हम अगर बात करें अपने टॉप स्टोरीज़ की, तो कल की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी एसआई और डीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट। सारा दिन आपने सारे मीडिया चैनल्स पे इंक्लूडिंग अब्दुर्रऊफ साहब, हरमीत आप और एवरीवन फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री एंड एवरीवन फ्रॉम आम जो आपकी आम पब्लिक है, हर किसी के बारे में यही बात की जा रही थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत क्यों आई। लेकिन उसमें जो बातें की गई हैं सर वो बड़ी अहम है। अरशद शरीफ को लेके, सलमान इकबाल साहब को पाकिस्तान बुलाने के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, हर चीज़ को काउंटर करने इमरान खान के हवाले से जो इमरान खान की मुसलसल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने नाम लिए बगैर गद्दार, मीर जाफ़र, मीर सादिक कहा और क्यों कहा, इस हवाले से भी बड़ी अहम बातें हुई हैं। हमने बड़ी तफसील से इसकी बात करनी है अभी चल के अगले सेगमेंट में, तो उस वक्त का हम इंतज़ार करते हैं। आप ज़रूर हमारे साथ रहिएगा। उसकी वजह यह है कि हम जैसे मैंने कहा तफसीली तौर पे एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्या वजह बनी जिसकी बुनियाद के ऊपर पहली दफ़ा तारीख में डीजी ISI को भी सामने आना पड़ा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसको हम डिटेल में आज के टॉप स्टोरीज में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि विंटर्स फाइनली आ चुके हैं। इस्लामाबाद में तो हरमीता ऑलरेडी काफ़ी ठंड ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन लाहौर में ग्रेजुअली ठंड आती है, लेकिन अब सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो गर्म मलबूसात जो हैं वो अब किस तरह के होने चाहिए, क्या चीज़ें ट्रेंड में है और लोगों ने शॉपिंग करना शुरू कर दिया है, तो सर्दियों की थोड़ी सी हम अपनी टॉप स्टोरीज़ में बात करेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि आजकल हर दूसरे बंदे को जो मरज़ लाहक है अब वो डेंगू है, और लोग बहुत बुरी तरह इससे मुतासर हो रहे हैं और ये वायरल बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, और आम बुखार से डेंगू में कन्वर्ट होता है। और ये क्यों इतना ज़्यादा फैल गया? एक ज़माने में सर आपको याद होगा डेंगू भी कैंपेन चलती थी, बड़ा काम किया जाता था, प्रिकॉशंस, लार्वास पे पानी खड़ा ना हो, घर में आप पौधों का बहुत ख्याल रखें, बाहर बहुत ख्याल रखें, लेकिन अब वो प्रिकॉशंस भी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से डेंगू के केसेस जो हैं वो दिन ब दिन मज़ीद बढ़ रहे हैं। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा सर एक अनोखी सी खबर है, इसको वैसे डेली डोज में होना चाहिए था, लेकिन जब इन्होंने डाली यहाँ पे, एक तालिब इल्म है, अली उसका नाम है सर, उसकी आंखों का रंग उसके कपड़ों के रंग से चेंज हो जाते हैं। अब वो पता नहीं वहम है उनका, ये हकीकत है, ये उनसे चल के बात करेंगे है या क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन ये अनोखी खबर है, आपको हम इस डिटेल में बताएंगे कि खबर दरअसल है क्या और बड़ी हैरान कौन है। अच्छा सर, इसके अलावा वही पावर कपल जिससे हमने आपकी कल मुलाकात करानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कनेक्ट नहीं कर सके, तो आज हमने दोबारा से कोशिश करेंगे उनको कनेक्ट कर सके। और इस पावर कपल जो कि बच्चों की तालीम का बेड़ा उठाए हुए हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कितने बच्चों को तालीम याफ्ता बना चुके हैं, कितने बच्चों की तालीम पर अब तक काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे आज। टॉप स्टोरीज के बाद हम चलते हैं जी अपने डेली डोज की तरफ। डेली डोज में पहली खबर भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। पेशावर की छोटी सी बच्ची है सर मारिया, जिन्होंने ऑनलाइन काम शुरू किया, और ऑनलाइन काम में सिर्फ उन्होंने अफ़गानिस्तान के जो स्पेशल मलबूसात होते हैं, आपको पता है हर मुल्क की एक सकाफ़त होती है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से अफ़गानिस्तान के जो स्पेशल वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस है सर, वो यहाँ पर करती थी इम्पोर्ट,
और यहाँ पर वो ऑनलाइन बेचती थी। लेकिन जब आपको पता है अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत हुई, मतलब हुकूमत तो नहीं कह सकते, कब्ज़ा हुआ, तो कब्ज़े के बाद जो है वो अब काफ़ी फ़र्क पड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर। तो कह रही कि अब काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरा कारोबार माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और कोई लाखों रुपए का सिर्फ प्रॉफिट होता है उनको। 35-40 लाख रुपए की ये अशिया जो है उनको फ़रोख्त कर लेती हैं, बड़ी बात है। और अब ये कहती हैं कि जो कि अफ़गान महाजरीन काफ़ी तादाद में यहाँ बस गए थे, उनसे भी हुनर सीखा बहुत से लोगों ने। नई जनरेशन जो है, जो अफ़गान मतलब बच्चों की है, उनको भी काफ़ी अरसा हो गया। अब कहाँ मतलब 80s का दौर था, उस वक्त सेटल हुए। वैसे भी रऊफ साहब ये जो मलबूसात हैं ये बड़े कम, अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा में भी जो ऐसे इलाके हैं, जमरूद के इलाके में अगर आप जाते हैं, या ऐसे इलाके जो ख़ासकर वज़ीरिस्तान का जो इलाका है, वहाँ पे भी ख़वातीन जो है इस किस्म की मलबूसात वो पहनती हैं। और क्योंकि बॉर्डर है, इसके साथ साथ अगर हम देखें बलूचिस्तान पे भी मैं गया हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारी ख़वातीन जो है ख़ासकर अफ़गानिस्तान से हैं, फिर जो अफ़गानी हमारे भाई हैं या बहनें हैं, वो जब बाहर गए हैं तो उनको इस चीज़ की बड़ी कमी होती है, और वो अपने ये जो रिवायती लिबास है इसको बड़े मुख्तलिफ़ तक़रीबात में बड़ा इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से ही इसको फ़ायदा भी इसलिए पहुँचा है कि हम देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट में एक तरफ कमी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है उसका फ़ायदा ये जो लड़की है वो उठा रही है। और ऑनलाइन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कमा रहे हैं, और उसमें मेरे ख्याल में इसका जो है बिज़नेस वाकई में इसको भी क्रेडिट जाता है कि इतनी मेहनत उन्होंने की है, बड़े मुश्किलात के बावजूद वो एक अच्छा उसका इनकम जो जनरेट हो रहा है। अभी 3 से 4 लाख रुपए वो कहती है मैं महीने के कमा लेती हूँ इस ऑनलाइन इससे। आप ये बताओ कि आपके देही इलाकों में क्या मतलब ये जो जिस तरह से दस्तकारी का काम होता है अफ़गान मलबूसात के ऊपर, स्पेशल कढ़ाइयाँ ये भी वगैरह वगैरह, ये जो है ये इसकी लोग काम करते हैं, ख़वातीन काम करती हैं? अब भी कोई ऐसी हैं छोटे इलाकों में? तो सब पहले बहुत ज़्यादा थी, 90s में बहुत ज़्यादा थी ये इस दस्तकारी के हवाले से, और इस किस्म की जो मलबूसात थे वो बहुत ज़्यादा ख़वातीन का जो है वो रुझान बड़ा ज़्यादा था। लेकिन जब से ब्रांड आया हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म कपड़े ब्रांड जो आए हुए हैं, और फिर हम सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसका रुझान अब देहातों की तरफ भी बहुत ज़्यादा हो गया। देहात की जो ख़वातीन हैं वो अब कहीं ना कहीं शहरियों के जो शहर की जो लड़कियां हैं उससे ज़्यादा वो मॉडर्न नज़र आती हैं। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे देखी कि चेंजेस बड़े ज़्यादा हो गए। हाँ, वज़ीरिस्तान और इन इलाकों में आज भी अगर आप जाएं, या आप बलूचिस्तान के ऐसे इलाकों में आप जाएं जहाँ पे पठानों की एक बहुत बड़ी तादाद होगी, तो ये मलबूसात वहाँ पे बड़ी ज़्यादा होंगी। और जिस तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो यहाँ पे इस्लामाबाद में या पेशावर में या सवात में जो ख़वातीन जो मलबूसात इस्तेमाल करती हैं, उसकी तरफ तो वो देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये चीज़ आज भी हम कहीं ना कहीं उन बॉर्डर इलाकों पे हम देखते हैं जो अफगानिस्तान के करीब है। अच्छा, अफगानिस्तान की ज्वेलरी भी बड़ी पॉपुलर है और वो मॉडर्न ख़वातीन भी इस्तेमाल करती हैं। मुझे याद है इस्लामाबाद में जो एतवार संडे बाज़ार लगता है उसके अंदर भी स्टॉल होते हैं अफ़गान ज्वेलरी के, और गैर मुल्की जो ख़वातीन हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो उसका काम होता है आपके खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में? जी, ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो बड़ा ज़्यादा आम है, और ख़ासकर उसके लिए जो स्पेशल ये जो अफ़गानी टाइप ज्वेलरी है ये बड़ी ज़्यादा वहाँ पे बनती है, और बाकायदा जो है उसी का इस्तेमाल उसी तरह से आता है। और आपकी बात दुरुस्त है कि अब ये शहर की तरफ ये आया है, और इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसी शॉप्स बनी हैं जहाँ पे आपको ये ज्वेलरी जो है वो पसंद भी की जाती है, और रश भी वहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। और कभी कभी जब हम देखते हैं यहाँ पे जब भी कोई मेला लगता है, ख़ासकर लोक विरसा में जब मेला लगता है, तो वहाँ पे इस किस्म की ज्वेलरी बड़ी आम होती है। ठीक है, अगली जो खबर है उसका भी ताल्लुक बनाओ सेवार से ही है। सर, आप मुझे पहले आप दोनों ये बताएं, ज्वेलरी की बात कर रहे हैं और आपस में दोनों बात करी जा रहे हैं, ज्वेलरी की भी कपड़ों की भी, और मुझे आप किसी ने सिलाई नहीं मारी। बस देख लो, हम देख के अप्रिशिएट करने वाले हैं। मतलब आप दोनों की पर्सनालिटी इस लिहाज से कि ख़वातीन की सारे बनाव सिगार की अच्छी चीज़ें पता होनी चाहिए। भाई मार्केट में ट्रेंड्स क्या हैं पता होने चाहिए। लेकिन अफ़गान ज्वेलरी की या कपड़ों की अगर हम बात करें ना, तो यकीन करें ख़वातीन को बीइंग अ वुमेन, आपको बता रही हूँ, पहनना बहुत पसंद है। ट्रेडिशनल वो कहाँ के भी हो, बलूचिस्तान के ट्रेडिशनल सर वो बड़े पसंद किए जाते हैं ख़वातीन में, अफगानिस्तान के बहुत पसंद किए जाते हैं। तो ये ख़वातीन ना इनका यौन होता है। अगली खबर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, संवारने के वाले से है, लेकिन अब मना कर दिया था भारत की एक अदालत ने, कर दिया था अभी नहीं, कि आप जुल्फे नहीं संवारेंगे अदालत में ड्यूरिंग हियरिंग।
ठीक है। मतलब खवातीन होती है ना, जैसे मैं तो अपने शो में बैठ के, मुझे मेरी ये प्रोड्यूसर हमेशा जाती है कहती है, रोज़ आप। मुझे मेरी प्रोड्यूसर हमेशा कहती है सुहा बालों को मत छेड़ा करो, बालों को मत छेड़ा करो अपने लाइव शो में। मैं बार बार अपनी जुल्फों को ठीक करती रहती और हूँ साथ ही सुहा ने कर दिया। और मेरे साथ ही कर दिया, पता है मुझे भी नोटिस मिल जाना है ना, बालों को नहीं करना। लेकिन अदालत है जी ये भारत की, वहाँ पर जो वकला खवातीन है उन्हें मना कर दिया, उन्हें कहा खबरदार है अपने बाल सवारे। इससे क्या होता है, जहाँ वहाँ पर मौजूद दीगर लोगों का ध्यान जो है वो बढ़ जाता है। सर बात तो बिल्कुल सच है। ठीक है, ये पुणे की अदालत में हुआ। जज साहब का ध्यान कहीं बढ़ रहा है तो हाँ, हाँ, जज ये बात साहब भी दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं ध्यान बढ़ जाता है। हाँ, पुणे की अदालत में हुआ जहाँ पे जज ने खवातीन को ये ऑर्डर पास किया कि ये अपने बाल मत संवारा करें हेयरिंग के दौरान में, और खवातीन ने बड़ा सख्त एहतजाज किया। अच्छा, उसके ऊपर हिंदुस्तान में मजाक भी बन गया और बड़े मीम्स बने हुए हैं, बहुत तमाशे लगे हुए हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर, और क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ। हिंदुस्तान में हम जानते हैं खवातीन की तंजीमें बहुत मौसर हैं, बहुत एक्टिव रोल प्ले करती हैं, और ख़वातीन को उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा आगे बढ़ चढ़ के काम बल्कि करती हैं। तो उन्होंने एतराज़ात किए जिसकी बुनियाद के ऊपर ये ऑर्डर वापस हुआ, और अब ख़वातीन अपनी हेयरिंग के दौरान वकला जो हैं वो अपने बाल संवार सकती हैं। हाँ, अब मतलब कैसे हो सकता है, मुझे बताएं, कोई खातून किसी भी पेशे में हो, वो वकील हो, वो अगर मॉर्निंग शो कर रहे हो या किसी ऑफिस में हो, अपने बालों का ही अपने आप को संवारना, ये तो एक कैंडिड सी चीज़ है जो कि आप रैंडमली एम ही कर लेते हैं, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती। तो हाउ डे यू, मतलब कैसे आपने दरख्वास्त दी थी। खैर अब रिवर्स हो गया है ये पूरा सीन। हाँ, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि हरमीत, आप, मैं और पता नहीं अब्दुल साहब ने तो माशाल्लाह बहुत ट्रैवल किया। अब इनकी ये ख्वाहिश थी या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि बाय एयर जब भी हम ट्रैवल करें हमें विंडो सीट चाहिए होती है, क्योंकि हमने सफ़र के दौरान क्लाउड्स देखने होते हैं, लाइट्स देखनी होती है, मुख्तलिफ शहरों को जो भी हमें व्यू नज़र आते हैं। लेकिन सर ये ऑस्ट्रेलिया की एक एयरलाइन है जिन्होंने क्या किया जनाब, अगर आप दरमियान वाली सीट में बैठेंगे तो फिर आपको मिलेगी लॉटरी, निकलेगी आपकी लॉटरी। ठीक है। तो सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन्होंने इसको मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए दरमियान वाली सीट को, सेंटर सीट्स को, सर बेसिकली उन्होंने एक किस तरह से आप कहें कि पोलिंग की उन्होंने उस पोलिंग के थ्रू उन्होंने इस चीज़ को डायग्नोस किया कि पोलिंग कराते हैं लोगों से कि आपको कौन सी सीट ज़्यादा पसंद है। तो 99% लोगों ने कहा कि हमें विंडो सीट चाहिए। तो उसके बाद जब उन्होंने ये नतीजा निकाला तो उसके बाद फैसला किया कि अब हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि लोग सेंटर सीट लेने के लिए भी कोशिश करें। अच्छा, मैं मतलब अगर विंडो सीट ना मिले तो मेरी अपनी प्रेफरेंस ये होती है कि फिर मुझे आयल सीट मिले। अच्छा। दरमियान वाली नहीं। आयल सीट का एक फ़ायदा ये होता है कि लंबा सफ़र अगर आपने करना है, आपने अमेरिका वगैरह जाना है, तो आप बार बार उठ सकते हैं, बैठे बैठे आपका बेड़ा गर्क हो जाता है थक टूट के। तो मतलब यह है कि हर 2-3 घंटे बाद उठे, एक चक्कर लगा लिया, इधर उधर टहल लिया, हाँ टहल लिया थोड़ा सा। विंडो सीट में भी ये प्रॉब्लम मतलब होती है कि आप बाहर बार बार निकलें लोग, क्योंकि जब आप लंबे सफ़र पे जाते हैं, जो तो है ना आपका यूएई में आप गए या आपने थाईलैंड का सफ़र किया, बैंकॉक वगैरह का, तो ये तो 3-4 घंटे का सफ़र है, इसमें पता ही नहीं चलता आप विंडो हो या आयल हो, आप दोनों गुजारा हो जाते हैं। दरमियान वाली सीट में अलबत्ता बहुत बोर होता है ना बंदा इधर का ना बंदा उधर का सर, ना आप इधर से किसी, अगर आप सब इकट्ठे फैमिली के तौर पर ट्रैवल कर रहे हैं चलो फिर तो समझ आता है कि राइट लेफ्ट आप बातें शातें कर रहे हैं, चिट चैट हो रही है। लेकिन सर विंडो सीट का भी एक बहुत बड़ा नुकसान ये कि आप दो लोगों को गुजर कर बार बार नहीं जा सकते, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आयल सीट का ये होता है कि आप फौरी एग्जिट करें, घूम फिर के वापस आए। लेकिन जी लॉटरी उन्होंने निकाली, और लॉटरी में आप ये कि अगर आप सही सीट पर बैठ रहे हैं तो उसी वक्त सेंटर सीट पर बैठ के आपने एप्लीकेशन खोलनी है इस एयरलाइन की, और वहाँ पर उनको बताना है कि आपका सीट नंबर ये है और आप सेंटर में बैठे हैं, इसलिए आपने कुर्बानी दी है। अब उस कुर्बानी के नतीजे में आपको लॉटरी की सूरत में मुख्तलिफ कैश प्राइसेस और मुख्तलिफ प्राइसेस जो हैं वो मिलेंगे। मुझे याद है कि वो अपने नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ मुझे 2-3 दफ़ा इत्तफाक हुआ सफ़र का, और वो ये हुआ कि वो हमेशा आयल सीट पसंद करते थे। अच्छा। वो कहते थे मुझे आयल सीट, मुझे उठना होता है बार बार, हाँ बार बार, तो वो आयल सीट पसंद करते थे और वो हमेशा वहाँ बैठे होते थे। तो नुसरत फतेह अली के फॉलोअर जो हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, उनको पसंद करने वाले हैं, उनके लिए है कि वो भी जहाज़ में दरमियान वाली सीट में बैठना पसंद नहीं करते। वो भी नहीं करते थे, हम भी नहीं करते। लेकिन चले अगर आप यहाँ बैठे तो ये कोई फ़ायदा होगा, आपको कुर्बानी देने का कोई ना कोई फ़ायदा होगा। अच्छा जी सर, अगली है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जा रहा है। और आपको पता है सर एनिमेटेड मूवी बहुत पसंद है, और आजकल 3D एनिमेटेड चल भी बहुत रही है, बच्चों को बहुत पसंद है एनिमेटेड कार्टून्स, एनिमेटेड चीज़ें। और अगर आप सोशल मीडिया की बात करें या किसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग की बात करें तो ये सर इंटरनेशनल एनिमेशंस या ये 3D एनिमेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इन हो चुके हैं हर एक फील्ड में।
तो आज इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जा रहा है। एनिमेशन के कैरेक्टर्स जो हैं जो वॉल्ट डिज्नी ने क्रिएट किए और फिर वॉल्ट डिज्नी इतना बड़ा इदारा बन गया, उनको तो सब लोग जानते ही हैं। अब भी ऐसी यानी फिल्में जो हैं वो आपको बहुत पसंद की जाती हैं। और अगर एनिमेशन के हवाले से देखा जाए, कौन सा बच्चा होगा जिसने या जवान भी होगा जिसने टॉम एंड जेरी नहीं देखा होगा। मैं तो मतलब यह है कि खुद अपने बचपन में देखा, फिर अपने भांजे भतीजों वगैरह के हवाले से देखा, वो लगा देते थे बार बार VCR के ऊपर। हमारे ज़माने में VCR बहुत कॉमन होता था, तो वो जनाब बार बार दिखाते थे, ज़बानी याद हो गए थे सर। हर एक अच्छा वैसे पता होता था कि अब जेरी का एक्शन क्या होगा, अब टॉम का रिएक्शन क्या होगा। हमें तो रट गए थे सारे कार्टून, बस जानते कि एक साथ थी जो कि हमने बार बार रिपीट पे देखनी होती थी। लेकिन मुझे लगता है टॉम एंड जेरी सर हर एज ब्रैकेट के लोग इक्वली इंजॉय करते हैं, वो बच्चे हो या बड़े हो। अब खैर तो काफ़ी अरसा हो गया देखे हुए, लेकिन ऐसे इंटरेस्टिंग कार्टून्स और हमेशा हर किसी के मनपसंद कार्टून से जो कि सारे बहुत शौक से देखते थे। ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए वॉल्ट डिज्नी को आज दिन के हवाले से कि उन्होंने एनिमेशन को लॉन्च किया, उफक तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इनिशिएट उनकी तरफ से था, आगाज़ उन्होंने किया और आज चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है। और मज़ीद आपको पता है कि आने वाले एनिमेशंस किस तरह से आपको मज़ीद देखने को मिलेंगी। तो हमने एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। कल एक तारीख बन गई, जैसे सोहा से शुरू में भी मैंने जिक्र किया था, और वह ये हुआ कि DGISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनके साथ DGISPR भी मौजूद थे। इन अवामिल पे गौर करना चाहिए कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर DGISI को भी सामने आना पड़ा। इमरान खान ने क्या झूठ बोल बोल के फ़ज़ा कायम की है जिसकी बदौलत उनको जवाब देने आना पड़ा। इमरान खान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, वो आज लॉन्ग मार्च का भी आगाज़ कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में कि जबकि आप ये देखो कि एक तरफ से यलगार हो रही है, इमरान खान मुसलसल ये कहे जा रहे थे कि ये तमाम लोग जिन्होंने हुकूमत बनवाई है उनकी हुकूमत तब्दील करके वो गद्दार हैं, मीर जाफ़र हैं, मीर सादक हैं, जानवर हैं। उसका जवाब उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि अगर हम गद्दार हैं तो आप ये क्यों ऑफ़र की आपने कि आप ताहयात सिपा सालार बन जाएँ। जो बाजवा साहब हैं उनको आप रातों के अंधेरे में छुप के आके क्यों मिलते थे उनसे। आपकी ऑफरें जो थी क्या इसी हद तक महदूद थी कि मेरी हुकूमत बनवा दो। हमने आपसे कहा कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई माजी में, लेकिन हम कम अज़ कम गद्दार और साजिशी नहीं हैं। तो ये बहुत अहम बातें हैं जिसके ऊपर हम अपना तबसरा आपकी खिदमत में जारी रखेंगे। थोड़ी देर बाद हमारे एनालिसिस करने वाले और भी लोग शामिल होंगे। फिलहाल हमारे साथ जो है वो नज़ीर लगारी साहब मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम उनसे बात कर लेते हैं। नज़ीर लगारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, हम कनेक्ट कर रहे हैं उनसे। कनेक्ट करके सर पहला सवाल यही रखेंगे, जैसे आपने कहा कि तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि DGISI और DGISPR की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सर, उसमें बहुत सारे अहम फैक्टर्स थे, लेकिन सबसे अहम फैक्टर जो आपने भी कहा कि हम साजिशी और गद्दार नहीं हो सकते, ये एक वो लाइन थी जो कि पूरा क्रक्स थी या पूरा मकसद थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नज़ीर लगारी साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहिएगा जी। हाँ सर, ये बताइए कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISI को भी सामने आना हमारी पड़ा। टेक्निकल खराबी है, अगर मुझे आप फोन पर ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, लगारी साहब को फ़ोन पे ले लें, हम अपनी बात करते हैं जारी। जो आपने बात की कि वो अवामिल हमने जैसे पहले भी उसका जिक्र किया क्या थे जिसकी बुनियाद के ऊपर मजबूर होकर सामने आना पड़ा। इमरान खान कि एक तो समझ में नहीं आता कि उनकी बात के अंदर झूठ कितना ज़्यादा है। अब जैसे DGISI ने भी कहा कि हमने पूरी तहकीकात कर ली, हमने हर लिहाज से देख लिया, वो जो साइफर का बयानिया बनाया गया वो टोटल झूठ था। वो ख़त जो लहराया गया वो गलत ख़त था। कोई ऐसी बात नहीं हुई। अगर ऐसी बात होती तो एजेंसी उनको ज़रूर कह देती, बता देती। उस झूठ का भी पर्दा उन्होंने चाक किया और उन्होंने बताया कि जनाब ये बयानिए जो हैं जो इमरान खान डिवाइड करने के लिए मुल्क को इकट्ठा कर रहे हैं,
ये ख़तरनाक है और सर मुल्क के वहाँ लिए। पर मौजूद जितने भी सहाफ़ी बरादरी थी वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव थे। उन सहाफ़ियों ने जो DG ISPR और DG ISI से सवाल किए वो सारे बड़े वैलिड सवाल थे। उन सवालों के जवाबात में सर हर चीज़ वहाँ डिस्कस की। नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि अपने इदारे को या पाकिस्तानी मुस्लिम अफवाद जितनी भी हैं उन सबको ये पैगाम पहुँचाना ज़रूरी था कि अगर सर वो अरशद शरीफ का मामला हो, वो साइफ़र का मामला हो, वो पाकिस्तान में होने वाली मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल हो, हर चीज़ को एड्रेस किया गया। नज़ीर साहब, अगर आपको क्लियर आवाज़ आ रही है तो कहिएगा कि कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं। तारीख में हमने नहीं देखा कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR DG ISI ने की और सारी बातें क्लियर की, और इस एक लाइन को जो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हम साजिशी और गद्दार नहीं हो सकते एट एनी कॉस्ट। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे ख्याल में तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इस मनसब पर फायज किसी शख्सियत ने बराह रास्त मीडिया से रब्ता किया हो या मीडिया को एड्रेस किया हो, ये पहली मरतबा हुआ है और सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई है। मेरे ख्याल में अब भी वक्त आ गया है कि पूरा सच बोला जाए और मेरे ख्याल में इसका वादा भी किया गया है कि और बातें भी बताई जाएंगी। हमें ये मालूम करना है कि कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, किसने बनाया था इस पार्टी को, किसने बनाया था और पार्टियों को, किसने राइज किया था ये सारी मुसीबतें जो मुल्क पर इस वक्त नाजिल हैं। ये जो लीडरशिप आई है ये बिल्कुल गैर सियासी है और वो अपनी प्रोफेशनल अपनी हद तक रहना चाहती है। और अगर यही बात सच है और हम समझते हैं कि ये सच है, हम इसको दयानतदारी से समझते हैं कि ये सच यही है और ये लीडरशिप जो है ऐसी है कि जो सियासी अमल में नहीं आना चाहती है, तो उसको ये बताना होगा कि कैसे बनाई गई थी IGI, कैसे जनरल हमीद गुल ने ये बात दावा किया था कि फुलां पार्टी को नहीं आने दिया जाएगा और हमने तय किया है कि फुलां पार्टी को नहीं आने देंगे। अच्छा लगारी साहब, होता है कि जो जी लगारी साहब आपको आवाज़ आ रही है? लगारी साहब मुझे आवाज़ आ रही। अच्छा सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई थी यहाँ पे। ये फरमाइए, इमरान खान का जो साइफर का मामला है उसके हवाले से भी क्लियर कट बात हो गई, लेकिन इमरान खान किसी भी सूरत में अपने स्टांस से हटने को तैयार नहीं है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में भी जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ा उसको ऐसे ले रहे हैं, वो कह रहे हैं बाकी पार्टियां उनको ऑफर कर रही थी एक्सटेंशन की, तो हमने भी ऑफर कर दी, इसमें क्या बुराई है। लेकिन ये एक्सटेंशन किस कीमत पे वो मांग रहे थे उसकी बात नहीं कर रहा। नहीं, वो बात नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में साइको वारफेयर के नफ्सियाती जंग के माहिरीन रिटायर्ड अहलकार और सहूलतकार अब भी उनके साथ हैं और हो सकता है कि ऐसे लोग अब भी मौजूद हों जो सर्विसेज में भी हों और इनकी खिदमत भी अंजाम दे रहे हों। वहां तक अगर नहीं पहुंचे तो हालात सूरत हाल खराब हो जाएगी। इस शख्स का सियासत से, सियासी अमल से, मुल्क के मसाइल से, मुल्क के इशू से कोई ताल्लुक नहीं है और ये उस सारी सूरत हाल को वो नहीं करना, सिर्फ खराब करना चाहते हैं और खराब कर रहे हैं। मैं एक आम आदमी के तौर पर इंतहाई दर्दमंदी से ये कहता हूँ कि ये सूरत हाल को खराब करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हमें मुल्क को बचाना है और मुल्क को बचाने के लिए पूरा सच बोला जाए और जो इसके सहूलतकार हैं उनको पूरे तौर पर कहा जाए कि शटअप कर दीजिए जो इसकी सहूलतकारी कर रहे हैं। सर, मुल्क को बचाने की जो एक आज़ादी की तहरीक या आप यूं अच्छा कहें लुगारी कि साहब, आज़ादी की हमने तहरीक देखा 2008 में जब एक बयान आता है जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का खात्मा हुआ और उसमें ये बयान आया कि फ़ौज का किसी सियासी मामलात में दखल नहीं होगा, वो खात्मा कर रहे हैं तमाम तर चीज़ों का। उसके बाद हमने सुना नवाज शरीफ साहब से भी, इमरान खान साहब से भी कि कहीं ना कहीं मदाखलत है। लेकिन कल जब ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कल भी कहा गया कि हमने कोई जो है मुदाखलत नहीं करनी, ना हम करेंगे। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं कि कितनी ये जो हम जब बात करते हैं सिविलियन की करते हैं, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो कितनी मजबूती आप देखते हैं अगर इस किस्म की चीज़ें आती हैं और सिविलियन को ये सारी चीज़ें हैंड ओवर की जाती हैं तो कितनी मजबूत देखेंगे आप इस हुकूमत को और इन चीज़ों को, मामलात को? बहुत आपका रिलेवेंट सवाल है, बहुत अहम सवाल है और इसी को हम देख रहे हैं कि मसला ये है कि हमें नहीं लग रहा है, इस वक्त भी नहीं लग रहा है कि इनकी सहूलतकारी नहीं हो रही है। इनकी सहूलतकारी अब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से हो रही है। जो इनके असासे थे माजी के वो अब भी इनके साथ हैं और वो उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं। सूरत हाल मुल्क इस वक्त, चूंकि मुल्क बहरान में, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई आज किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त जब कहा गया था, जी आप फरमा रहे हैं कुछ?
नहीं, जी नहीं, आप लगारी बोलिए। साहब बिल्कुल आपकी बात सही है, आप जारी रखिएगा। सिर्फ ये फरमाइए कि आज लॉन्ग मार्च भी इमरान खान साहब फिर भी शुरू कर रहे हैं, तमाम तर इसके बावजूद, और इस्लामाबाद पे चढ़ाई का उनका इरादा है, वहाँ जाके वो क्या करते हैं किसी को कुछ पता नहीं है। और वो इंतशार जो आप जैसे फरमा रहे हैं कि इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं, कोई गोल कोई आपको इसके अलावा समझ में आता है इमरान खान के लॉन्ग मार्च का? नहीं, इसके अलावा तो के कोई गोल नहीं है। उनका गोल ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। उनका और उनकी पार्टी का ये सोचा समझा मनसूबा है। मैं दूसरी बात देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि इस्लामाबाद पहुंच जा रहे हैं या जा रहे हैं, या ये दो सूरतें होंगी। एक ये कि क्या स्टेट सरेंडर करेगी, क्या रियासत जो है वो अपने हथियार डाल देगी, रियासत अपनी जो बालादस्ती है उस पर समझौता करेगी, और इसलिए समझौता करेगी कि माजी का लाडला जो है वो आ रहा है, और रियासत अपने आप को डाइल्यूट करेगी। रियासत का क्या वो होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये अगर इस नियत से आ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इक़्तिदार, तो यही हुआ ना, और सहूलतकार मौजूद थे, वो तो देख रहा था, वो कह रहा था उंगली उठने वाली है। अब अगर उंगली नहीं उठने वाली तो कौन है भाई इनके साथ, और कौन है, ये तो आपको पता चलाना है। मैं कहता हूं कि अब भी कुछ लोग, बहुत लोग इनके साथ हैं। मैं नहीं कहता हूं मैं कि वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, मगर अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनकी सहूलत कार्य कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि इस हकीकत को हम डिनाई नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं और उसके एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, और उसका गुज़िश्ता रोज जो उसका बयान आया था कि भाई इलेक्शन मैंने लड़ा है तो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, और उसके साथ साथ मैंने हुकूमत, और साथ में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की। तो इस चीज को तो हम डिनाई नहीं कर सकते सर। कितनी अगर वो इन हो जाते हैं, तीनों चारों सूबों की अगर हम बात करें, कश्मीर से लेकर बल्तिस्तान और खैबर से लेकर पंजाब तक हुकूमत उनकी है। इस्लामाबाद की पुलिस की बात की जाए तो अगर फौज को बुला भी लेते हैं तो क्या फौज बराह रास्त मुदाखलत करेगी? आपको लगता है कि हालात कंट्रोल में आ जाएंगे? क्योंकि अगर 10,000 लोग भी इन हो गए तो मामला तो पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या मतलब रियासत को ये अलाउ किया जाए कि वो सरेंडर करे, हथियार डाल दे और कहे कि जनाब जो तुम्हारी मर्जी है करो? क्या रियासत को अपने अख्तियार को, अपने इख्तियार को सरेंडर? अनफॉर्चुनेटली लगारी साहब की आवाज़ सही नहीं आ रही हमें। लगारी साहब बहुत शुक्रिया, किसी और वक्त आपको तकलीफ़ देंगे। जो बुनियादी तौर पे सवाल है लगारी साहब का वही हम सामने रखते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि रियासत सरेंडर कर दे और इमरान खान को कहा जाए जो मनमानी है तुम करो, जो जिस तरीके से तुम चाहते हो। हुकूमत अगर तुम्हारी होगी तो मुहिब वतन, नहीं होगी तो गद्दार। अगर हुकूमत तुम्हारी है तो ईमानदार, और अगर नहीं है तो चोर डाकू। ये इमरान खान को फैसला करने का अख्तियार नहीं दिया जा सकता। हरमीत, इस्लामाबाद में इस वक्त सूरत हाल क्या है? मतलब कंटेनर मौजूद हैं, तैयारी मुकम्मल है, इस्लामाबाद पुलिस क्या अलर्ट है मुकाबला करने के लिए? रऊ साहब, मैं सारी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इस वक्त तमाम तर एरिया दोबारा सील कर दिए गए हैं। जगह जगह गेट जो है वो भी लगाने की कोशिश की जा रही, लेकिन अब वहाँ पे भी कंटेनर लगा दिए गए हैं। जहाँ जहाँ खंदकें खोदी गई थी वहाँ पे भी कंटेनर लग चुके हैं, और हमें भी पैदल आना पड़ा है अपने ऑफिस की तरफ, क्योंकि ये सिचुएशन है इस्लामाबाद की। एफसी के अहलकार भी हैं। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ सर, इस चीज़ से हम डिनाई इस चीज़ को नहीं कर सकते कि खान साहब जो है कोई आम से मामूली से बंदे और आके जो है वो कुछ थ्रेट। मामला ये है कि मुज़ाकरात की तरफ चीज़ें बढ़नी चाहिए। हम देख रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत भी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हुकूमत की कोशिश होती कि वो एक सॉफ्ट इक़दाम जो है वो उठाएं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात हैं, जिस किस्म के सख्त बयानात वो दे रहे हैं, तो इससे मामला जो है वो बिगड़ेगा, हालात बिगड़ने की तरफ जाएंगे। आपके पास किस तरह है? मैं नहीं समझता कि फ़ौज अगर मुदाखलत करेगी तो किसी पर गोली तो नहीं चलाएगी। तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, ना कोशिश उनकी होगी, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो लग रहा है कि पंजाब आपके साथ है, उसके साथ है, खैबर पख्तूनख्वा उसके साथ है, आपके पास सीडीए की सरजमीन तक ही आपकी हुकूमत है। तो इसलिए मुश्किलात हुकूमत के लिए बढ़ेंगी, और हुकूमत की तरफ से हम नहीं देखते हैं कि कुछ चीज़ों के हवाले से जो बैकडोर राब्ते हैं उसके हवाले से भी वो डिनाई कर रहे हैं। तो मामलात कम से कम मुज़ाकरात से ही हल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको धोनी देंगे और वहाँ से वो कहेंगे हम आपको विराट कोहली देंगे। इससे हालात जो हैं ये बड़े ख़राब होंगे। बिल्कुल ठीक है, हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।
बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम खास तौर पर बात करेंगे बढ़ते हुए डेंगू केसेस की। हमने देखा है कि अगर हम बात करें कोविड-19 की तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुतासर की है लोगों की इम्यूनिटी, और डेंगू की हमने माजी में जितनी भी देखी है कैंपेन्स जो डेंगू को लेकर हुई हैं मुख्तलिफ हुकूमतों ने की हैं, लेकिन लार्वा की अफजाइश, उसकी रोकथाम, प्रिकॉशंस, इलाज मुआवजा, इसके लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए थे। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में इसके बढ़ते केसेस की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम एहतियात नहीं कर रहे, और किस हद तक की बीमारी आपको डैमेज करती है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या क्या हैं, अगर लार्वा की अफजाइश घर में या बाहर रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और बात करने के लिए डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं डेंगू के केसेस, बच्चों में इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए बेसिकली हमें बेसिक प्रिकॉशंस क्या करनी चाहिए? देखिए, ये एक मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ है। वैसे तो ये वायरल इलनेस है, लेकिन इंसान तक पहुंचाने वाला जो वेक्टर है वो मॉस्कीटो है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मॉस्कीटो की रोकथाम है, और इसको फोर्स करने की ज़रूरत होती है कि सीज़न आने से पहले इक़दाम किए जाते हैं, और लोगों में आगाही फैलाई जाती है, और स्प्रे किए जाते हैं, गंदगी, कूड़ा करकट उसको साफ़ किया जाता है, और जो भी इसकी अफजाइश की जगह ख़ास तौर पे साफ़ पानी के छोटे ज़ख़ीरे उनको तल्फ़ किया जाता है। तो ये चीज़ें करने वाली थी, लेकिन अब तो अनफॉर्चुनेटली फैल चुका हुआ है और बहुत ज़्यादा केसेस हैं। वो यही बात हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब का दौर जब था, जब वज़ीर आला थे पंजाब के, तो बड़ी हंगामी बुनियादों के ऊपर उन्होंने इक़दाम लिए थे और रोकथाम के लिए काफ़ी कुछ किया था। अब ये पता नहीं आपस में चपकलश है दोनों हुकूमतों की, सूबाई और कौमी हुकूमतों की, कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ना कहीं स्प्रे करने वाले नज़र आ रहे हैं, ना कोई रोकने वाले नज़र आ रहे हैं, और फैल इतना गया है ज़्यादा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये करीबन जो बड़ा एपिडेमिक कह सकते हैं इसको, ये 10 साल के बाद आया है, 2011 के बाद। दरमियान में केसेस तो आते ही रहते हैं, एंडेमिक था हमारी सोसाइटी के लिए, लेकिन अब ये है कि अब तो एपिडेमिक की सूरत इख्तियार कर चुका है। अच्छा, तो अब जी सर आप पूछें। हाँ, अब मतलब ये है कि एपिडेमिक जी चले। हरमीत हमारे साथ मौजूद है, पहले हरमीत का सवाल जी लेते हरमीत जी। अच्छा डॉक्टर साहब, उमूमन हम देखते ये हैं कि चलो अब गर्मियां हैं तो हम मच्छर भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि गर्मियों के मौसम में वो होती हैं, लेकिन सर्दियां भी आ गई हैं। अब देख रहे हैं कि सर्दियां भी, लेकिन उसके बावजूद ये मर्ज जो है, आपको क्या लगता है कि ये मज़ीद फैलेगा या कुछ न कुछ कंट्रोल हो जाएगा अगर सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो? देखें, बात क्या है कि शदीद गर्मी के मौसम में और शदीद सर्दी में मॉस्कीटो सर्वाइव नहीं करता, लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल ओवरऑल चेंज हो चुका हुआ है। हम लोग एयर कंडीशनिंग के आदी हो गए हैं और रूम हीटिंग के भी आदी हैं। ये जो मच्छर बेडरूम्स के अंदर घुसता है तो फिर इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर ओपन में रहे, इसको सख्त गर्मी या सर्दी का सामना करना पड़े तो ये मतलब चंद दिन से हफ्तों तक इसकी लाइफ है। लेकिन जब ये बेडरूम्स में, पर्दों के पीछे, फर्नीचर के नीचे और जो डार्क प्लेसेस हैं वहाँ पे, वॉशरूम्स में और जो बैक कॉरिडोर्स वगैरह वहाँ पे जब ये सर्वाइव करना शुरू करता है तो ये इसकी हाफ लाइफ महीनों तक जा सकती है। अच्छा। तो इसलिए आपने पहले भी देखा होगा और अभी भी देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि सर्दी आना शुरू हो गई लेकिन इसके केसेस कम नहीं हो रहे। अच्छा, अब जब प्रिकॉशन का शुरू में ही सुहा ने कहा था, क्या अपने घरों में स्प्रे करें, मॉस्कीटो कॉइल जो है वो जला के रखें, क्या करें, या वो जो इलेक्ट्रिक आजकल आ जाती हैं ट्यूब वाले वो रखें कि उससे ज़्यादा तदारुक होगा इसका? बिल्कुल, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और ख़ास तौर पर रात सोने से पहले जो पानी छोटे जगहों पे जमा हो जाता है, खड़ा हो जाता है, साफ़ पानी ख़ास तौर पे उसका तदारुक करें। स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखें आपको मच्छर के काटने का जो 90% चांस है वो अपने घर से ही है। ठीक है। लोग कहते हैं जी हम फलां जगह पे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरों पे इल्ज़ाम मत रखें कि जी फलां रिश्तेदार की तरफ गए तो वहाँ से लेके आ गए, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जब आप सो जाते हैं तो आपके अपने ही बेडरूम से, अपने ही वॉशरूम से, वहीं से निकल के आपको काट के तो दोबारा वहीं छुप जाता है। अच्छा, अब ज़रा इसके इलाज की तरफ आ जाते हैं। फ़र्ज़ क्या किसी को हो गया, अब उसमें भी बड़ी बड़ी मिथ है, पता नहीं पपीते के पत्ते पियो और पता नहीं क्या क्या करो, उसका कोई फ़ायदा है, या मतलब कोई दवाइयाँ ऐसी हैं मार्केट से, जैसी मलेरिया हुआ है या इस तरह की आई हैं, दवाइयाँ भी गायब हो गई हैं, तो लोग जाते हैं। अच्छा, सुनी सुनाई पे भी बहुत ज़्यादा है,
कि ये नेवाक्विन खाने शुरू कर दें पहले से, कुनीन की गोलियां, तो आप बच जाएंगे? कोई ऐसी बात है? हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को वो चीज़ बनने का शौक़ होता है जो वो नहीं होते। बिल्कुल। जैसे हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर कोई आलिम दीन बनना चाहता है, हर कोई बहुत बड़ा सियासतदान है यहाँ पे। तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं जी जो भी उनके जहन में आता है ऐसे ही बता देते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि आप कोई बहुत टॉक्सिक और कड़वी चीज़ें खाएँ तो ये ठीक होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक है या सैलड है, ये चीज़ें इसलिए हेल्प करती हैं, इनमें फॉलिक एसिड होता है। ठीक है। फिर ये विटामिन सी रिच जो फूड है वो वायरल का जो वो साइकिल है उसको कम करता है और सिम्टोमेटिकली भी रिलीफ देता है। विटामिन सी वाले जितने फल हैं, ख़ास तौर पे टोमेटो है या सेब है या लेमन है, उसके चंद कतरे जिस तरह से कहते हैं कि ले, तो उससे क्विक रिलीफ मिलता है। ठीक है। और मतलब एक तो ये कि वायरस के दिन कम हो जाते हैं। मतलब जहाँ आपने 7 दिन बीमार रहना है, क्वाइट पॉसिबल है कि 5वें दिन पे या तीसरे चौथे दिन पे बिल्कुल ठीक हो जाए। ठीक है। फिर सर दर्द को अफाका मिलता है, बुखार को अफाका मिलता है, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये फरमाइए कि एक आदमी को बुखार होता है तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि ये डेंगू ही है? क्या लैब टेस्ट होगा या उसके अलावा भी कोई तरीका है? डेंगू आल्दो इट इज़ अ कंफ्यूजिंग डिजीज़, ये मलेरिया के साथ और नमूनिया के साथ और गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ ये काफ़ी हद तक कंफ्यूज करता है, लेकिन एक अच्छे फिजिशियन का यही काम है कि फर्स्ट डे पे इसको रिकग्नाइज कर ले। बिकॉज जो लैब टेस्ट हैं, अगर तो आप NS1 की बात करते हैं तो वो कॉस्टली भी है और शुरू में सबका पॉजिटिव नहीं भी आता। और जहाँ तक प्लेटलेट्स की बात करते हैं वो गिरते गिरते 3-4 दिन गुजर जाते हैं। तो आपको ज़रूर पेशेंट सिम्टम्स में और पेशेंट के अंदर कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिनको नोट करके फिजिशियन का काम है कि आपको फर्स्ट डे पे ही बता दे कि भाई आपको है तो डेंगू, आप पैनाडोल इस्तेमाल करें, ये एहतियात करें। ठीक है। और जब 3 दिन गुजर जाएँ तो फिर आप CBC टेस्ट कराएँ तो लगता है कि आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे सिम्टम्स कॉमन है। जब कोविड हुआ तो उस पर भी हमें कोई कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन आपने देखा है कि कोविड के बाद अब ये सिचुएशन है कि आपका सबका, बच्चों का, बड़ों का इम्यून बहुत कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से डेंगू कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा अटैक करता है और वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अभी जो डेंगू केसेस हमारे सामने आ रहे हैं वो बच्चों में, बड़ों में बहुत ज़्यादा है, या पहले सिर्फ बुखार होता है? ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसका इजाफा हुआ है जिसके बाद फौरी तौर पर आप अगर घर में हैं, बीइंग अ पेरेंट्स या बहन भाइयों को होता है तो आप फौरी तौर पर रियलाइज़ कर सकते हैं कि ये डेंगू ही है? क्योंकि बुखार होना, वॉमिटिंग होना ये वायरल में भी हो जाता है। जी बिल्कुल। ये देखें, इसमें ये है कि इसमें वायरल लाइक सिम्टम्स होंगे और ऑल ऑफ ए सडन होगा, मतलब आप बिल्कुल ठीक होंगे और एकदम आपको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। और फिर इसकी अच्छा, पहली चीज जो आपने बताई सिम्टम में ये है कि आपको सर्दी लगेगी, एब्रप्ट शुरू होगा और सर्दी लगेगी और हाई ग्रेड फीवर होगा। इसमें यह है कि 102, 3, 4, 5 तक भी बुखार जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी को बुखार हो गया, फौरी तौर पे फिजिशियन के पास जाए, अगर इतना 105 बुखार है तो उस सूरत में क्या पहले करे कि बुखार तो पहले नीचे आए? पैनाडोल ले? बिल्कुल पैनाडोल लेनी चाहिए और प्रॉपर डोज में लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी मैंने एक्स्ट्रा पैनाडोल ले ली लेकिन मैंने जनाब वो 1 गोली ली। 1 गोली का कोई फायदा नहीं, आप 2 या समटाइम्स आपको 3 गोलियां भी लेनी पड़ सकती हैं। और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी इसी तरर से सेट करें जितना ज्यादा। ये बताइएगा कि ज्यादातर जो है हम देख रहे हैं कि अगर वो बीमार भी हो जाते हैं तो कितने डेज तक वो जो है इसमें मुब्तला होते हैं? अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर उस सूरत में क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हम देखते हैं कि वो खुद का ट्रीटमेंट जो है घरों में ही करते हैं, बाहर जाने की जहमत बड़े कम लोग करते हैं, तो थोड़ा सा उस हवाले से भी बताइए। नहीं, बाहर जाना चाहिए, अपने फिजिशियन को ज़रूर आप कांटेक्ट करें। आप तो देखें इतना कमाल का दौर है कि आप व्हाट्सएप पे भी सारी हिस्ट्री, इवन छोटी सी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं और आप एडवाइस ले सकते हैं। और फिजिशियन को ज़रूर विज़िट करें। मैं कोविड में भी मेरा यही एडवाइस थी अपने दोस्तों को, अहबाब को, कि आप फिजिशियन को ज़रूर चेक करवाएं। बिकॉज जो मुझे लगा कि जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ तब होता है जब आप बस खुद ही लगे रहते हैं और खुद ही एक फेज़ में से होके अल्लाह अल्लाह करके गुजर तो जाते ही हैं, लेकिन बहुत रिस्क होता है, लेकिन गुजर जाते हैं लेकिन गुजर भी जाते हैं। हाँ। एक बड़ी कॉमन मैंने गलती लोगों को, ये डॉक्टर्स को, जो आप पता है बहुत सारे हमारे गली मोहल्लों में ऐसे क्लिनिक्स भी मौजूद हैं जो कि अपने तरीके से काम करते हैं, अताई डॉक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं। बहुत सारे मैंने केसेस ऐसे देखे कि अगर आप बहुत वीक हो जाते हैं तो वो ड्रिप्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं। देखें, ये जो डेंगू बुखार है ना, इसमें तो इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट कि समटाइम्स यू हैव टू गिव द फ्लूइड्स, बिकॉज इसमें जो मोस्ट डेंजरस चीज़ है वो यही है कि आप शॉक में चले जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर इतना डाउन हो जाता है कि आपको ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जा सकते हैं। लेकिन इट शुड बी जुडिशियल यूज़।
और वो एक अच्छा फिजिशियन ही तय कर सकता है कि कब आपको फ्लूइड की ज़रूरत है और कब आपको फ्लूइड की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्रिप थेरेपी से आप फ्लूइड ओवरलोड हो जाएंगे, फिर आपके फेफड़ों में पानी आ जाएगा, पेट में पानी आ जाएगा, आपका जिस्म सूज जाएगा। तो फ्लूइड ओवरलोड नहीं करना, बट गिविंग फ्लूइड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ डेंगू ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए? अब्दुल साहब ने पहले भी ये सवाल किया कि पत्तों के बारे में कहा जाता है, पपीते के बारे में कहा जाता है, जूस के बारे में कहा जाता है, कहते हैं इनिशियली आपको हैवी फूड नहीं लेना चाहिए, रोटी चावल खास तौर पे मना कर दिए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं समझता कि आपको सभी कुछ लेना चाहिए और ज़्यादा मिकदार में लेना चाहिए, बिकॉज आप सिर्फ फ्लूइड लेके कभी भी उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आपको सॉलिड के साथ अल्टरनेट करना पड़ता है। फिर सॉलिड में भी आप फुल्का भी लें, शोरबे वाला सालन भी लें, आप इवन यखनी लें, और फ्रूट्स के साथ उसको आप अल्टरनेट करते चले जाएं। और फ्रूट में भी आपने ये बताया कि जो विटामिन सी जिसके अंदर ज़्यादा हो, आपने सेब की बात की है, अब मौसमी भी कहीं कहीं नज़र आनी शुरू हो गई है, माल्टा वगैरह, अनार अब तो मार्केट में अनार बहुत ज़्यादा है, इनके फायदे हैं, मतलब हाँ जी, बहुत फायदे हैं। जूस निकाल के पिए? बिल्कुल, जूस भी पी सकते हैं, वैसे भी जैसे आपको इजी लगता है आप इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, अब आपने जैसे 2-3 बातें की, उसमें ज़रा ये फरमाइए कि वो क्या स्टेज है जहाँ पे प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो मरीज़ को खून लगाने की या प्लेटलेट्स लगाने की ज़रूरत पेश आ जाती है? प्लेटलेट्स की कमी से लोग बहुत पैनिक होते थे, और अभी भी कुछ फैमिलीज़ हो रही हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि गुड थिंग ये है कि जो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स है ये करीबन आलमोस्ट सभी के नीचे जाते हैं, तो इसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। इसे आप उसका कोर्स ऑफ डिजीज़ समझें, और आमतौर पे बहुत नीचे प्लेटलेट जाके भी इंसान बिल्कुल ठीक रहता है, उसको कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं होती, कोई ब्लीडिंग नहीं होती यानी। तो जब तक कोई ब्लीडिंग या इस तरह के आसार नहीं हैं, तो आपके प्लेटलेट्स चंद हज़ार भी हों तो आप जस्ट ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, आपको कोई एक्टिवली कुछ हमें प्लेटलेट्स लगाने की या ब्लड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत एक्सट्रीम पे हो जाती है। पैनाडोल हमने बुखार के लिए इस्तेमाल कर ली, वीकनेस के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ जो इस वक्त मौजूद हैं, आप क्या क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर डॉक्टर या जनरल फिजिशियन के अलावा भी आपने घर पर इसका इलाज कर रहे हो और इतना ज़्यादा डेंगू स्वेयर नहीं है, माइल्ड भी होता है ना बाजुका, तो उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो ले सकते हैं? बिल्कुल, वीकनेस तो इसमें बहुत होती है। पेशेंट जब आके कहते हैं जी बहुत वीकनेस है, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि मैं आपकी वीकनेस को भी इंशाल्लाह ठीकनेस में बदल दूंगा। अच्छा। तो बहरहाल यह कि देखें, तसल्ली देने से, एक अच्छी बात करने से भी पेशेंट का आधा मर्ज है वो ठीक हो जाता है। बाकी इसमें वही मैं बात करूंगा, फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको वीकनेस क्यों होती है? आपका ब्लड प्रेशर बहुत ड्रॉप किया हुआ होता है, इसमें खून की नालियां भी थोड़ी डायलेट हो जाती हैं और लीकी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप किया, आपसे उठा ही नहीं जाता, सर उठाते हैं फिर गिरते हैं, सर उठाते हैं फिर गिरते हैं, और माइल्जियाज बहुत होते हैं, यानी बॉडी के मसल्स में बहुत पेन होती है। अच्छा। तो उसके लिए तो पेन के लिए आप पेन किलर लें, जैसे पैनाडोल इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी फ्लूइड्स लें, ठीक है, और अपनी हिम्मत बरकरार रखें, और बाकी लोगों का भी, सोसाइटी का भी और घर वालों का भी फ़र्ज़ है कि पेशेंट को जो है वो उसको थोड़ा सा ऊपर एलिवेट करें, उसको मिजाज को बेहतर करें। अच्छा, का सवाल, ब्लड प्रेशर, हरमीत का सवाल है कोई? जी हरमीत। सर जी। अच्छा सर, आप पैनाडोल की बात कर रहे हैं, मार्केट में अगर हम देखें तो पैनाडोल तो गायब ही हो गई है। अब ऐसा इसके साथ साथ अगर कोई और टैबलेट्स भी अगर आप ऐड करना चाहें, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में अगर आप जाते हैं तो आपको 1 या 2 टैबलेट्स बड़ी मुश्किल से मिल लेती हैं। यहाँ तो सूरत हाल कुछ इस तरह की है, तो उसके अल्टरनेटिव कोई ऐसी चीज़ है कि वो भी अगर उसका इस्तेमाल? जी देखिए, पैनाडोल तो एक ब्रांड नेम है ना, वो बस हमारी क्योंकि ज़ुबान पे कॉमनली आ गया हुआ है, तो पैरासीटामोल में कोई भी आप ब्रांड ले सकते हैं, डिस्प्रोल, कैलपोल, कुछ भी आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये आई कि पैनाडोल ने अब वो पैनाडोल लॉन्ग लास्टिंग ले आए हैं, उसका भी उतना ही फ़ायदा बेहतर है? देखिए, हमने मिलीग्राम देखने, ठीक है, अब पैनाडोल एक्सटेंड है, उसमें कुछ मिलीग्राम ज़्यादा है, जो है उसमें कुछ ज़्यादा है, और जैसे पैराडोल एक्स्ट्रा है उसमें कैफीन है, मिलीग्राम उसके भी 500 है। तो हमने तो देखने कि हमने पैरासीटामोल के कितने मिलीग्राम उस पेशेंट को ख़ास बुखार की हालत में दिए। तो आमतौर पे हमारा जो काम है वो 1000 मिलीग्राम से या 1500 मिलीग्राम तक भी हम लोग इस रेंज में करीबन दे रहे होते हैं। जैसे किसी पेशेंट को 104 बुखार है, ज़ाहिर उसको फिट्स पड़ने का भी हो सकता है और उसको जनाब कुछ भी उसके साथ हो सकता है, तो हमें
पैनाडोल आमतौर पे हम आईवी भी देते हैं अब, मतलब एक ड्रिप की सूरत में भी देते हैं, ठीक है। ताकि उसका बुखार, फिर पट्टियाँ करते हैं, फिर नहला देते हैं पेशेंट को। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे बुखार उतारा अच्छा, जाता ये है। आपने जो बात की है ना घर पे, आपको पता है कि गूगल भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर हाँ है, जी। फिर हम खुद भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अपने डॉक्टर हम खुद ही होते हैं, या हम कोई कॉमन गलतियां जो हम करते हैं। पूछने का मकसद आपसे ये कि आपने नहाने की पट्टियाँ करने की बात की, डॉक्टर अब्दुल साहब ने ये कहा कि अगर 105 पे 104 पे बुखार जाए तो डॉक्टर के पास जाने तक अगर घर में आपने उसको थोड़ा कम करना है तो हम क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कर सकते हैं दवाइयों समेत, पट्टियों समेत या नहाने समेत? बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये तो अवेयरनेस सभी को है कि आपने पैरासीटामोल देनी है, तो कम से कम वो तो शुरू करवा दें। मेरे पास कोई पेशेंट बिलफर्ज आता है जी, बहुत तेज़ बुखार है, तो बजाय इसके कि मैं अब वो टेस्ट पहले लिखूं और ये करूं, मैं तो वहीं बैठे बैठे मैं कहता हूं कि पानी से ये 2 गोलियां या 3 गोलियां जितनी भी चाहिए होती मैं फ़ौरन खिलाता हूं। मैं कहता हूं जी 10 मिनट तो यहाँ बैठे मेरे पास, ये खाएं, उसके बाद फिर ये काम भी साथ शुरू कर दें। ठीक है, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे। बड़ी कामयाब कारआमद बातें आपने बताई और अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी दे। मेरे ख्याल में हमने इजाज़त एक ब्रेक लेते हैं। लेनी है, ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली सर, आजकल कोई लड़ ले ना किससे तो कहते हैं कि इंसान के भी क्या क्या रंग है, इंसान क्या क्या रंग दिखाता है, बिल्कुल ठीक लेकिन है। इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में चेहरे आपसे के शेयर रंग बदलते करते तो हमने हैं। देखे हैं ना, आंखों के रंग आंखों के रंग बदलते नहीं देखे। देखे, कम अज़ कम। आपकी मुलाकात कराते हैं अली से, स्टूडेंट है और इनकी आंखों का रंग इनकी शर्ट्स के कलर से चेंज होता रहता है। तो अली, आपको आज के शो में वेलकम कहते हैं। आपके बारे में डिटेल तबसरा तो करेंगे और आपको मुलाकात भी कराएंगे। सारी ऑडियंस जो है वो इस वक्त आपको देख रही है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपकी स्टोरी है। कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्लाह पाक का करम है। कब रियलाइज किया आपने इस चीज़ को कि भाई आपकी आंखों का कलर जो है वो आपकी शर्ट के साथ चेंज होता रहता है? यू आर वेयरिंग ग्रे राइट नाउ, और आपका ग्रे ही कलर शर्ट का और ग्रे ही आंखों का नजर आ रहा है। जी मैम, ये है तो बचपन से, लेकिन जो हमें महसूस हुआ 2-3 माह से ये हमें पता चला है। अच्छा, 2-3 माह से, वेरी नियर। तो कितने रंग हैं जो बदले जाते हैं? मतलब यह है कि सारे रंग तो नहीं हो सकते, जाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि सुर्ख रंग की शर्ट पहने और सुर्ख रंग हो जाए आंखों का, कि वो भी हो जाता है? नहीं सर, दरअसल 3 कलर ऐसे हैं जो जिनका जो शेड वो नहीं आता, बाकी तकरीबन ग्रीन और ब्लू के जितने भी शेड्स हैं वो टोटली चेंज हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, अभी कौन आपने से नहीं ग्रे आते? पहना हुआ है, अब ये देखें हम। तो ये हाँ हरमीत, हरमीत पूछे येलो आता है, येलो हाँ तो हाँ स्टार पाजी, पहनी है। ये बताइएगा कि बदलते चेहरों के, वो हम तो कहते हैं ना कि चेहरे रंग बदलते हैं, लेकिन ये आंखों का जो ये रंग बदलता है तो इसका कितना फायदा वैसे उठाया आपने? फायदा तो सर अभी तक कोई नहीं उठाया, लेकिन बहुत सारे कलर्स हैं जो चेंज होते रहते हैं और अली, 3 कलर ऐसे हैं जो अभी नहीं हो रहे। अच्छा, इस क्लिप के बाद आपको बहुत फायदा होगा। आपको नहीं पता, हरमीत को तो शो करने के बाद मूवीज मिल गई हैं। अब मुझे लगता है आपके लिए भी कोई ऐसा ऑफर मैं ना करीब हो जाएगी, बिकॉज एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। पाकिस्तान में हमने बाज़ाहिर इसको इस तरह से पहले कभी नहीं देखा। तो कौन कौन से ऐसे 3 कलर जिसकी बात आप कर रहे हैं जो कि चेंज नहीं होते, बाकी सारे कलर्स के शेड्स जो हैं वो आंखों में आ जाते हैं? कौन से कलर जो नहीं अब तक हुए? 3 मैम ऐसे कलर हैं, वो एक ब्लैक है, एक येलो और रेड। 3 कलर ऐसे हैं जिनका शेड नहीं आता। चलिए सर, अच्छा ये बताइए कि किसी डॉक्टर को आपने दिखाया, वो क्या कहते हैं? क्योंकि आमतौर पे अगर आप किसी डॉक्टर को बताएंगे वो तो यकीन नहीं करेगा कि ऐसा होता है। जी मैं सर डॉक्टर को हमने दिखाया था और उन्होंने ये बताया कि तुम्हारी जो आंखों का लेंस है वो एक शीशे की तरह है। अच्छा। वो जिस तरह आप शीशे के सामने खड़े होते हैं वो अक्स आपका नजर आता है उसमें, तो इसी तरह मेरी आंखों का लेंस है। जिस तरह का भी शेड डालता हूँ तो उसका जो शेड है वो आंखों में आ जाता अरे है। सर, मैं यही सोच रही थी कि रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब इनकी आंखें जो है वो इतनी रिफ्लेक्टेड है कि जो भी शर्ट पहनते हैं, जो भी कलर आप पहनते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे पड़ती है। चलिए बातें करते रहेंगे, डेमो दे देते हैं। अभी आपने ग्रे पहना हुआ है तो ये आपकी आंखों का कलर जो है वो हमें ग्रे पता है। नहीं चल रहा वैसे कि इस वक्त ग्रे है। नहीं, हमने क्लोज किया था ब्रेक में, अगर अभी क्लोज कर सके तो क्लोज करके तो चलिए हम आपको दिखा दे अगर क्लोज हो सकता है हाँ, तो। अगर हो सकता है अगर तो। हो सकता है तो उसको करके जरा दिखा दें कि उनकी आंखों का कलर जो है वो इस वक्त ग्रे हुआ, बिकॉज ही इज वेयरिंग ग्रे कलर शर्ट। सो दिखा दें। हाँ, बड़ी दिखा हैरान दें, कुन अगर बात है। दिखा मैं दें। तो अभी तक हैरत सत्ते में हूँ। के समंदर में गुम हूँ। ये देखें, ये देखिए जी, क्लोज वन, गुड वन। ये जी ग्रे आंखों का कलर हुआ है सिर्फ इसलिए बिकॉज ही इज वेयरिंग ग्रे कलर शर्ट। आप शर्ट चेंज करें भाई, आप शर्ट चेंज करें, इसके ऊपर दूसरी शर्ट पहने और हमें बताएं जरा आपकी आंखों का कलर। सर ये भी बड़ा पॉइंट है कि कितनी देर में चेंज होता है। हाँ। ये भी देखेंगे, ये भी लाइव ही देखेंगे
कि हाँ, एक तो बिल्कुल। ग्रे से अब वो कलर चेंज होगा, और अगर होगा चेंज तो फिर वो कितनी देर में होगा। हरमीत आपका तो कमाल हो जाए, अगर आपका ऐसे हो तो जिस रंग की दस्तार हो उस रंग का आंखों का सर, रंग हो उनको जाए। छोड़े, मुझे देखे, मैं लड़की हूँ, मेरी आंखों का कलर चेंज होना चाहिए। सर अली भाई ने तो कोई फायदा नहीं उठाया, बहुत फायदा उठा लेंगे इससे। वैसे ये भी बड़ा हैरान कुन है, सोशल मीडिया पे जब इनकी वीडियो हमने देखी तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि पाजी की आंखें बदलती रहती हैं। हम तो चेहरे बदलते लोगों को देखते हैं, लेकिन वो तो पूरी की पूरी आंखें बदल लेते हैं। तो ये बड़ी बात है भाई, हैरान कुन है सबके लिए, और बड़े मजे की बात है। और बड़ी खूबसूरत आंखें रब ने इनको दी हैं। कभी वो नागिन बन जाते हैं, नाग बन जाते हैं, और कभी पता नहीं ग्रीन आइज में चले जाते हैं, तो फिर कभी और। तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये बड़ी मुनफरिद हैं और अट्रैक्ट करती हैं। ख़वातीन को भी बड़ी अट्रैक्ट करेंगी ना अली भाई, वैसे कि नहीं? अच्छा, मुझे लगता है कि ये बातें तो हम कर ही रहे हैं, इनकी आंखों को क्लोज कर लिया जाए पहले ही, ताकि जब वो ग्रे से ग्रीन में कन्वर्ट हो तो हमें नजर आए, या हम उसको देखें, या आप भी उसको जज कर सकें। ओह माय गुडनेस, इट्स गेटिंग चेंज ग्रेजुअली। एक तो है ही बड़ी खूबसूरत, और ऊपर से रंग बड़ा तब्दील हो हैरान जाते कुन है। हैं। आप तो इतने शौक में थे, मैं ज्यादा शौक में आ गई हूँ। मतलब ये ग्रे से ग्रीन हो गई है बॉस। हाँ सब ऐसे तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी खूबसूरत आंखें हैं और हाँ। आपने मुझे बात की कि मुझ पर सौंपने की, तो वही बात है कि भाई बड़े मजे की उनकी आंखें भी हैं, और फिर जब रंग बदलती हैं तो वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, आपने फायदा उठाया कोई अली इनसे, इन आंखों के रंग बदलने से? नहीं सर, अभी तक तो कोई फायदा नहीं उठाया, लेकिन इंशाल्लाह आगे जो मेरा मॉडलिंग का प्रोग्राम है अली बहुत मासूम लग इंशाल्लाह रहे हो। उसमें करेंगे। लेकिन अली मैं आपको बताती हूँ, अनकरीब हरमीत तो की तरह अली ये आपको भी बताइए एक कि मूवी जब मिलने वाली जाते है। हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या गली कूचों में गुजरते हैं, दोस्तों का क्या रिएक्शन होता है, पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है? कभी आप आंखें रेड करके जाते हैं तो भैया कभी ग्रीन करके, थोड़ा सा बताएं ना। हरमीत experience। पूछना चाह रहा है कि लड़कियां क्या कमेंट करती हैं? जी मैम, लड़कियां दरअसल मैंने बात अपनी यही वीडियो है। पे देखा था, तो बहुत सारी लड़कियां जो कि वो आंखें खूबसूरत हैं, आपकी आंखें जो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वो चेंज हो जाती हैं, गुड। लेकिन अभी तक फेस टू फेस किसी ने कुछ तो नहीं दिल कहा। बड़ा खुश हुआ होगा, बाग बाग हुआ होगा। हरमीत अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं आप। हरमीत का बस नहीं चल बस रहा, नहीं चल रहा। अपनी आपकी तरह की आंखें बना ले अपनी। अच्छा चलिए हम फोकस करते हैं अली पकड़िया दोबारा बदल से। बदल के फिर रहा हूँ, अली, आप आंखें बदल बदल के फिर रहे हैं, तो यही तो फर्क है ना। अली ओवर टू यू अगेन। लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने तरह तरह के लेंस लगाते हैं, वो कॉन्टैक्ट हो या कलर लेंस हो। अब आप कोई ऐसा कलर पहन लें ताकि, बल्कि अब तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा क्लोज करके दिखाते हैं कि टोटली ग्रीन हो गया, मतलब उनकी जो शर्ट का कलर है वो उनकी आंखों में आ चुका है, बिल्कुल आ गया सर, ग्रे ग्रीन हो गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कोई वाइब्रेंट कलर आप पहने ताकि वो एक ह्यू, जो एक वाज़ेह डिफरेंस है ना वो नज़र आ सके। पता नहीं आपने सारी वार्डरोब पास तो नहीं रख ली, सारी शर्ट्स अगर आपके पास पड़ी हुई है तो कोई ब्लू कलर पहने जो ना चेंज हो तो वाइब्रेंटली हमें नजर आए। आप तब्दील करें ब्लू में, हम इंटीरियर हरमीत हाँ, से ब्लू बातें में करते दिखा हैं। दें, ग्रीन में दिखा दें, जो भी वाइब्रेंट कलर है जरा उसको पहने इसके ऊपर। ठीक है मैम। हम जरा हरमीत से बात करते हैं। हरमीत, हरमीत खुश इनको हो तो गए। आंखों का कोई फायदा नहीं हुआ रंग बदलने का, आपको दस्तारों का फायदा हुआ है कोई? सर कल मुझे ट्रेलर भेजा हरमीत ने अपना। अच्छा। बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, मैं तो बहुत फायदा उठा चुका हूँ। आप देखें ना कि फिल्म में कभी कमर्शियल में कभी किसी न किसी जगह में एडजस्ट हो ही जाता हूँ, तो ये तो फायदा है। अच्छा। और वैसे भी भीड़ में जाते हैं तो बड़ी दूर से लोग सेल्फियाँ खींचने के लिए वैसे ही दूर से आ जाते हैं, लेकिन पाजी की आंखें बदल रही हैं और कुदरती तौर पर बदल रही हैं, तो बड़े मासूम है वैसे अगर देखा जाए। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि लोगों का जो रिएक्शन है बड़ा प्यारा मिलता है उनको, और बड़े खुश भी हो जाते हैं जब अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, और फिर खासकर महिलाओं के मिलते हैं तो फिर वैसे खुशी होती है पाजी। महिलाओं, क्या बात है, हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लड़कियों के यानी, हाँ, जिन लोगों को नारी, नहीं पता। नहीं जी, इतनी देर में इन्होंने ब्लू शर्ट पहन ली हाँ है। जी जी, आप देखिए आंखों का कलर ग्रेजुअली ब्लू चेंज होगा, और ये एक वाहिद कलर है जो कि चेंज हो तो आपको प्रोमिनेंटली पता चलेगा। तो इनको शर्ट पहनाने का मकसद भी ये है। ज़रा क्लोज कर लें। और हरमीत की हम बात कर रहे हैं, तो हरमीत का सर कल ट्रेलर हरमीत ने मुझे शेयर किया है। मंडे से ऑनवर्ड जो शोज होंगे ना उनका ट्रेलर भी चलाएंगे, उसमें सारे ट्रेलर अच्छा। चलाते हैं, तो हरमीत का ट्रेलर क्यों ना चलाएं हम? हाँ बिल्कुल, हम चलाएंगे। हम चलाएंगे कि किसी फिल्म का आ रहा है? इस फिल्म का ओह, बड़ा एक फिल्म, जबरदस्त परफॉर्मेंस खेतों में हाँ, और ट्रैक्टर पे। मैंने वो तो बिल्कुल कनाडा की फिल्म की शूटिंग के दौरान Yes। में हरमीत ने छुट्टी मारी थी, तो उस वक्त ये ट्रैक्टर भी चला के आए थे, इन्होंने बस बताया था उसमें। ट्रेलर आ गया है, और ये जो है ना हमारा राब्ता अली से टूट गया जरा। ना ये तजुर्बा बड़ा मुश्किल था, वैसे आपकी बात दुरुस्त है। और मुख्तलिफ खेत खलियानों में एक अलग सीन, गर्मी बड़ी शिद्दत की, लेकिन मज़ा एक अलग होता है काम का और थकन का, और वो जो तकलीफ़ होती है उसके बाद जो
मुझे तो ऐसा लगा, कुछ ऐसा मुझे महसूस हो, क्योंकि ज़्यादातर देहात से ही मेरा ताल्लुक है, तो वहाँ पे हम खेती बाड़ी का काम जब किया करते थे और दोपहर का खाना जब मिलता था, बड़े थके हारे हम खाना बड़ा कमाल के खाते थे। वैसे ही फिल्म सेट पे भी ऐसी होता है। नहीं जी, शर्ट का रंग तब्दील कर लिया है और अब देखते हैं इनका क्लोज करें भाई, क्लोज करें। हमने इनकी ब्लू आंखें देखनी, पहले हमने ग्रे देखी, फिर हमने ग्रीन देखी, अभी ये ग्रीन ही है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ब्लू हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता। आपको पता है अली, आपको हमारे साथ स्टूडियो में होना चाहिए था, है ना सर? अली को हमारे मैम मेरा इरादा तो था, तो और मजा होता वैसे, जो लॉन्ग मार्च की वजह से हम नहीं आ सके। अच्छा अली, कितनी देर लगती है आइस का कलर चेंज होने में? और फैमिली जब फैमिली को पता लगा, उनके रिएक्शंस क्या थे? भाई हमें बचपन से पता नहीं था, अभी 2-3 महीने पहले ही पता चला है। उनके रिएक्शन, घर वाले हमारे जो अभी तक उन्हें लगता है कि ये जो जेन्युइन नहीं है, लेकिन जब उन्हें पता चला तो फिर वालिद साहब को बहुत खुशी हुई और वालदा को भी। अच्छा, घर वालों को अली आपको कौन सा कलर ज्यादा पसंद था? कि ज्यादा वैसे भी दोस्त वगैरह जो तारीफ करते हैं उस कलर की, वो कौन सा कलर ऐसा है जो आपको भी अट्रैक्ट करते कि भैया ये शर्ट पहनेंगे तो और अच्छे लगेंगे? मुझे 3 कलर बहुत पसंद है सर। एक ग्रीन और ब्लू, और जो पहले मैंने ग्रेप डाला हुआ था, और तीनों कलर मुझे बहुत पसंद है। मैं तो मासूम समझ रहा था, लेकिन मासूम नहीं हो पाई आप। मैं ख्याल में इजाजत लें ब्रेक के लिए। ब्रेक में चारों जरा जाते जाते इजाजत लेने से पहले हम जरा ब्लू कलर प्रोमिनेंटली देख लें, ताकि फिर उसके बाद ये जनाब हो जाए वायरल। और आपको बेस्ट ऑफ लक, अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं या मूवीज़ में आना चाहते हैं, या ये आंखें जो अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत रिफ्लेक्टेड आंखें दी हैं, इसको आप कैश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अब आप बताएं, आपकी आंखें ब्लू हो गई हैं? अभी तक मैम हो रही हैं, लेकिन 4-5 जूम करेंगे तो मेरे ख्याल में 4-5 मिनट लगेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। चलो हम किसी वक्त फिर आपको इंशाल्लाह ताला जब लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाएगा और हालात मामूल पे आ जाएंगे, उस वक्त हम आपको स्टूडियो में बुलाएंगे और यहाँ पे आपको देखेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और इसी तरह खुशो खुरम रखे, और आपका मॉडलिंग का जो प्रोफेशन है जिसमें आप जाना चाहते हैं उसमें आपको कामयाबी मिले। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जॉइनिंग अस टुडे। और हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में नूर मौजूद हैं। इन्होंने अपने मियाँ के साथ एक बेड़ा उठाया गली मोहल्लों के बच्चों को स्कूल लाने का, उनको तालीम देने का, और उनके लिए किस तरह के इंतजामात इन्होंने किए हैं। नूर इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में हरमीत के साथ। तो हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल रऊफ साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि नूर और हैदर बेचारे को तो मैंने अलग कर दिया है नूर से। मैंने कहा नूर आप इधर बैठ जाए, हैदर वहाँ पे बैठ गए। अच्छा नूर, ये बताइएगा कि कितना कठिन, कितना मुश्किल ये बेड़ा आप लोगों ने उठाया, और वाकई में गलियाँ कूचे यहाँ से जो बच्चे होते हैं बड़े तेज़ भी होते हैं, बड़े खिलाड़ी किस्म के बच्चे होते हैं, और वैसे भी उनके माँ बाप भी वो नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते एजुकेशन की तरफ। थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि कठिन कितना था, मुश्किल कितना था? ये जो सफ़र है 5 साल का, कहने को 5 साल है मगर बहुत बहुत मुश्किल, और इसे कहेंगे कि हर दफ़ा जब भी मुश्किल आती थी ऐसा लगता था कि यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, मगर वही बात आती है जो जैसे ये कह रहे हैं कि ये बच्चे कुछ स्पेशल होते हैं, इन बच्चों में स्पेशल चीज़ें होती हैं जिन्हें देख के कहा नहीं जा सकता कि हम छोड़ सकते हैं। तो जब भी हम इन बच्चों की बात करते हैं तो इन बच्चों में बहुत बहुत स्पेशल हुनर होते हैं जो कि हम देख नहीं सकते। तो इन्हीं बच्चों के हुनर को हम एजुकेशन के साथ साथ ग्रूम कर रहे हैं, और माशाल्लाह हमारे पास हर तरह का बच्चा है, हर चीज़ में माहिर है। अच्छा ये बताइएगा कि सबसे पहली बात जो होती है, जो हम हमेशा पूछते रहते हैं, इनके वालिदैन को कायल करना, वो टास्क कितना होता है, और अब तक कितने बच्चों को जो है आपका ये जो प्लेटफॉर्म आपने फराहम किया है, इससे कितने बच्चे जो है वो एजुकेशन की तरफ आ गए, और क्या उनका रिस्पांस, उनकी अब फैमिली का रिस्पांस कैसा होता है? बहुत मुश्किल था। इवन मैं कहूँगी अपने पेरेंट्स को भी मनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि काम था ही इतना डिफ़िकल्ट के था।
मगर इन पेरेंट्स के लिए हमें दोनों को वही बात आएगी, जैसे मेरा नाम ही है नूर हैदर, तो मैं हैदर के साथ ही लिंक हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी की ऐसी कम्बिनेशन या केमिस्ट्री है कि हम दोनों बाइक पे बैठे, हम इनके गांव गए, घर घर गए, कन्वेंस करने के लिए हर तरह का तरीका लिया। जो पेरेंट्स हमें लगता था बातचीत से मान सकते हैं, उन्हें बातचीत से मनवाया। जो पेरेंट्स को सिर्फ ये कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे इतना कमा के लाएं, तो फिर उसके मुताबिक हमने चेंज किया और बच्चों को हुनर की तालीम भी देना शुरू कर दी, ताकि बच्चों के लिए कोई भी तालीम में रुकावट ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 208 बच्चे जो हैं इनरोल हो चुके हैं, और सारे सिर्फ एजुकेशन नहीं, हुनर भी हासिल कर रहे हैं। हुनर किस तरह के हैं? हुनर जी जी रो साहब, हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ किस तरह के अच्छा, हुनर हैं जो आप इनको सिखाते हैं? ठीक है, हुनर से मुराद है सबसे पहले ये कोडिंग सीख रहे हैं, जो कि नॉर्मल बच्चे भी ऐसे ही है, प्राइवेट स्कूल्स में सीख रहे हैं। ये कोडिंग सीख रहे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीख रहे हैं, ये कारपेंटर का काम सीख रहे हैं, या इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं, ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें सीख रहे हैं, ये आर्किटेक्ट। ये भी मैं बताना फ़ख्र महसूस करूँगी कि पूरी दुनिया में फ़िनलैंड में स्कूल के लेवल पे आर्किटेक्ट करवाया जा रहा है, और अब पाकिस्तान में, दूसरा मुल्क पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे स्कूल में आर्किटेक्ट का जो है वो कोर्स स्कूल लेवल पे कराया जा रहा है। और ये जो है ये तुर्किश आर्किटेक्ट है, बाकायदा करिकुलम, बाकायदा सिलेबस बुक के साथ हमारे बच्चों को करवा रही हैं। अच्छा नूर, अब हम जब बात करते हैं, जाहिर बात है कि मुश्किलात तो बहुत हैं। आपने जिस तरह फरमाया कि ये मुश्किलात हैं इस किस्म के, और फिर एक काम की तरफ, एक अच्छे काम की तरफ आई। ये बताइएगा कि सपोर्ट जो है हैदर का तो है ही है, लेकिन बाकी सपोर्ट कितना है? अच्छा, कम्युनिटी से देखें, हम लोग वो जनरेशन है जिन्हें कहा जाता है पेरेंट्स की तरफ से सबसे पहले हर्डल तो हमें अपनी कम्युनिटी से आई। वो ये कहते थे मास्टर्स करने आप लोग बाहर जाएं, क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत मुश्किल था इसमें। फिर उसके बाद जो दूसरी जो रियलिटी ग्राउंड पे हमें फेस करनी पड़ी, वो हमें अपर एलीट क्लास से पड़ी, क्योंकि उनका ये था कि आप लोग इस इलाके में नहीं कर सकते। फिर नई हर्डल आ गई, जी हम इतने महंगे घर लेके रह रहे हैं तो गरीब बच्चों को तो हमने बिल्कुल भी नहीं देखना। तो पहली हर्डल तो ये थी जिसकी वजह से हमें मूव करना पड़ा, फिर इन्हीं के विलेजेस में, फिर हम कैसे ग्रूम करें, बहुत बड़ी हर्डल थी। जब हम इनके विलेजेस में गए तो उनकी कम्युनिटी ने हमें हिट कर दिया कि ये कोई NGO है, पता नहीं क्या करते हैं, फिर वो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। तो बेसिकली कोई भी अच्छा काम करने निकले तो मेरे नहीं ख्याल कि इस पाकिस्तान में बहुत मुश्किलात हैं, बड़े मुश्किलात। जी मैं हरमीत ये जानना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बाकायदा कोई स्कूल बनाया है, कोई बिल्डिंग है जिसमें बच्चों को बुलाते हैं, या जो जो गांव है वहाँ पे जाके उनके इंतजामात के मुताबिक इंतज़ाम करते हैं? नहीं, ये शुरू में हमने एक छोटे से कमरे से स्टार्ट किया था, फिर हमने इन्हें हर्ट्स की सूरत में देना शुरू किया, और तकरीबन उसमें हमारे 150 बच्चे आना शुरू हो गए। ये बिल्कुल चिक्स के हर्ट्स बनाए हुए थे। फिर जब हमने मूव किया तो फर्स्ट टाइम था कि हमने इन्हें बिल्डिंग में मूव कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 रूम्स हैं बाकायदा, और बच्चे प्रॉपर KG to मैट्रिक पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर एक स्कूल है, तो स्कूल में ये बच्चे आते हैं रोज़ाना, और रोज़ाना ये अपना तकरीबन जो नॉर्मल एक स्कूल की टाइमिंग होती है वो पढ़ के जा रहे हैं। अच्छा नूर, ये बताएगा, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहती हूँ उसको सबको कंक्लूड करके, कि पहले सबसे तो आप जो काम कर रही हैं वो काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है, बेस्ट ऑफ लक कि आप इस काम को और कारवां को मज़ीद भी आगे बढ़ाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो आपका टारगेट है स्ट्रीट चिल्ड्रन, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जैसे कि आप जानती हैं वो सफ़ेद पोश हैं, बच्चे पढ़ नहीं सकते, वो पढ़ाना चाहते हैं वालिदैन अपने बच्चों को। आपके पास जो बच्चे हैं वो कौन कौन से, या सिर्फ वो स्पेसिफिकली स्ट्रीट चिल्ड्रन ही हैं जो मांगते हैं, भीख मांगते हैं, काम नहीं करते, या उनके वालिदैन को लालच होता है कि वो सिर्फ काम करें और वो पढ़े ना? इस वक्त आपका टारगेट क्या है? अच्छा, हमारा जो शुरू में था, देखिए हमारा जो स्कूल का मकसद था, या स्कूल का जो ये आहिस्ता बढ़ता गया निज़ाम, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है। हमने हमेशा लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो मकसद सिर्फ तमाम उन बच्चों का है जो कहीं पे भी, देखें बहुत सारे बच्चे हैं जिनका D ग्रेड आता है, आगे नहीं जा सकते, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे हमारे पास अभी इवन लेडी डॉक्टर के भी बच्चे हैं। तो इज़ नॉट स्पेसिफिकली कि हम इसे कहें स्ट्रीट किड्स, हमारे पास तमाम वो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। एज इज़ नॉट द नंबर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमारी तरफ से खुले दरवाजे हैं, हर बच्चे के लिए स्कूल है, हर बच्चे के लिए हुनर है, और हम हर बच्चे को दावत देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। थैंक यू सो मच नूर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बड़ा कर रही हैं, अल्लाह पाक इस काम में मजीद बरकत डाले, आपकी मदद करे। सो वी आर डन विद द शो फॉर फ्राइडे, और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।